व्यूअर्स। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनल और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। आपका स्वागत है शाम की खबरों में। और अब शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। ठाकरे बंधुओं की ऐतिहासिक विजय रैली, चंद्रकांत वैद्य बोले आज बहुत शुभ दिन है। गोपाल खेमका की हत्या पर आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी का सरकार पर हमला, ये बिहार में गुंडा राज है। मेंढर में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, आपातकालीन इकाई और उन्नत सुविधाएं शुरू। और अब खबरें विस्तार के साथ। ठाकरे बंधुओं की ऐतिहासिक विजय रैली, चंद्रकांत वैद्य ने कहा कि आज बहुत शुभ दिन है। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे आज एक ऐतिहासिक विजय रैली में एक साथ मंच साझा करते हुए नजर आएंगे। दोनों नेताओं की ये साझी उपस्थिति महाराष्ट्र की राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जा रहा है। इस मौके पर दोनों नेताओं के मामा चंद्रकांत वैद्य ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि आज बहुत शुभ दिन है। दोनों भाई लंबे समय बाद एक साथ आ रहे हैं। वे इतिहास को भूलने को तैयार है और केवल महाराष्ट्र की जनता के लिए एक हो रहे हैं। ये एक बड़ी उपलब्धि है। Yeah, today is a very auspicious day for Marathi Manus and all over Maharashtra people. Particularly, both the brothers are coming together after long time, and both brothers are ready to forget their past history, and for a Marathi Manus and Maharashtra, they are coming together. That is a very good news and good achievement for everybody. You must have seen Raj Thakre and Uddhav Thakre from childhood also. How will be the equation today when they will share a stage? So equation will be definitely in positive side, and it will be definitely getting a successful rally, and in future also both are the leader of the different parties, so they will think for their parties future as well as Maharashtra and Marathi Manus, and definitely they will give the good result for it. So do you think that the people of Maharashtra will accept this equation, because in the past also even Raj Thakre or Uddhav Thakre they have spoken a lot about each other? No, that is why Raj said, no, for Marathi Manus and Maharashtra, I am ready to forget the past, whatever has happened, and today particularly Maharashtrian and Marathi Manus is suffering like anything, which is the last 2-3 months, whatever the incidents taken place. So both are very hopeful that these two brothers come together, and Marathi Manus and Maharashtra will have a good days and good future. Are you excited about today's Mela? Of course, not me, everybody in this Maharashtra and Marathi Manus are very excited, and they are very happy to see them at the one stage. और अब बढ़ते अगली खबर की तरफ। गांधी मैदान में व्यवसायी गोपाल खेमका की हत्या पर बवाल, आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी का सरकार पर तीखा हमला, ये गुंडा राज है और कुछ नहीं। राजधानी पटना के पौष इलाके गांधी मैदान में व्यवसायी गोपाल खेमका की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। घटना को लेकर राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता मृत्युंजय तिवारी ने सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि यह बेहद दुखद है, सरकार को जवाब देना होगा, क्योंकि एक व्यवसायी की हत्या राजधानी के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले इलाके में कर दी गई है। पुलिस 2 घंटे बाद पहुंची, जबकि ये जगह पुलिस मुख्यालय के पास ही है। तेजस्वी यादव तो लगातार अपराध का बुलेटिन दिखा रहे हैं, लेकिन सरकार तो जैसे सो रही है। देर रात अपराधियों ने बिहार के एक बड़े बिजनेसमैन की हत्या कर दी। देखिए, अत्यंत ही दुखद है कि बिहार में पूरी तरह से गोली मार सरकार बन गई है। ये नीतीश सरकार को जवाब देना पड़ेगा कि आखिर सबसे बिहार की राजधानी पटना में सबसे बड़े पॉश एरिया में गांधी मैदान के पास एक व्यवसायी की गोली मारकर हत्या हो गई। 2 घंटे के बाद पुलिस प्रशासन पहुंचती है। सरकार का नाक के नीचे, पुलिस मुख्यालय के नाक के नीचे ये स्थिति है। तेजस्वी जी लगातार सरकार को क्राइम बुलेटिन जारी कर आईना दिखा रहे हैं, लेकिन ये सरकार गूंगी, बहरी, निकम्मी, नकारा खटारा सरकार सोई हुई है और अपराधियों का तांडव हो रहा है बिहार में। ये बिहार को अब गोली मार सरकार नहीं चाहिए। चारों ओर चीख पुकार, चित्कार, हाहाकार मचा है बिहार में।
अब बिहार चाह रही है इस सरकार से मुक्ति, जल्द से जल्द इस सरकार की विदाई हो। बिहार की इसी में भलाई है। 1 मिनट भी इस सरकार को रहने का कुर्सी पर आदरणीय नीतीश कुमार जी को नैतिक बल नहीं है। क्या हो रहा है बिहार में? आदरणीय प्रधानमंत्री जी बताएं, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बताएं कि बिहार में कौन सा राज इसे कहा जाएगा? ये राक्षस राज, गुंडा राज नहीं तो और क्या है? महाजंगल राज। और ये जंगल राज पर प्रवचन और ज्ञान देते हैं, अभी चुप हैं, मुंह नहीं खोल रहे हैं। अब तो भगवान भरोसे है बिहार। आदरणीय मुख्यमंत्री जी पूरी तरह से अचेतावस्था में हैं और बिहार में अपराधी राज, गुंडा राज कायम कर दिया। देखिए, हम तो पूरे बिहार के स्थिति पर बोल ही नहीं रहे हैं, हम तो कह रहे पटना राजधानी में जब ये हाल है तो बाकी जगहों पर पूरे बिहार में तो भगवान ही मालिक है। जनता रोज, कल भी सिवान में 7 लोगों की तलवार से काट दी। लगातार अपराधी पूरी तरह से सरकार का संरक्षण अपराधियों को है, अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है, अपराधी तांडव कर रहे हैं, सरकार तमाशा देख रही है बैठ करके। और अब देखते हैं अगली खबर। एलओसी से सटे मेंढर में स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ा सुधार, आपातकालीन इकाई और उन्नत सुविधाएं शुरू। जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती क्षेत्र मेंढर में स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ा सुधार देखने को मिल रहा है। लंबे समय से क्षेत्रवासियों की मांग रही कि आपातकालीन इकाई यानी कि इमरजेंसी यूनिट और उन्नत स्वास्थ्य सेवाएं अब स्थानीय स्तर पर उपलब्ध है। इससे आबदल का दौरा, सर्पदंश जैसे गंभीर मामलों का इलाज भी यही किया जाएगा। ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर अशफाक अहमद ने बताया कि हमारा पूरा इलाका एलओसी के अंतर्गत आता है और सीमावर्ती क्षेत्र का हिस्सा है। पूरी उप डिवीजन की आबादी लगभग 1,67,000 है। स्थानीय निवासियों के अलावा यहाँ काम करने वाले बाहरी कर्मचारी और मजदूर भी स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाते हैं। जो ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर मेंढर का जो भी एरिया है, जुरिस्डिक्शन है, ये एलओसी में ही पड़ता है और हम बॉर्डर एरिया में ही आता है पूरा सब डिवीज़न हमारा। यहाँ हमारे सब डिवीज़न की टोटल पॉपुलेशन है ऑलमोस्ट 1,68,000 के करीब। और इसके अलावा जो हमारे बाहर से भी काफ़ी लोग आते हैं, यहाँ पे कुछ एम्प्लॉइज़ होते हैं, कुछ लेबरर लोग भी होते हैं। हमारे टोटल हेल्थ फैसिलिटी इस डिवीज़न की 57 हैं, जिनमें से 32 हेल्थ फैसिलिटीज़ जो हैं बिल्कुल वो फेंस के साइड पड़ती हैं, बॉर्डर के साथ ही हैं। और हमारे तकरीबन 15 ऐसे विलेजेस हैं और 7 इंस्टीट्यूशन ऐसे हैं जो फेंस क्रॉस करके आगे आते हैं। और जैसे हमारा सोहला आ गया, बुरुती आ गया, तेरी दबसिया आ गया, दराटी आ गया, डब्बी आ गया, पंजनी आ गया, ये वाले हमारे जो एरियाज़ हैं। और मेरी फैसिलिटीज़ जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं क्रॉस फेंस आती हैं। ऑपरेशन सिंदूर जब चला तो पूरा हमारा टीम जो है वो अलर्ट रही और हमारी हेल्थ फैसिलिटी जो भी थी वो 24/7 फंक्शन रही। और हमारी आर्मी पर्सनल के साथ, आर्मी ऑफिसर्स और डिफेंस के साथ पूरी कोऑर्डिनेशन रही। 24 आवर्स हम इधर रहे। और जब भी ये शेलिंग हुआ या जो भी जो इंसिडेंट्स होते रहे उसमें हमारी पूरी कोऑर्डिनेशन रही है आर्मी ऑफिसर के साथ। और मोस्टली हमारा ये जो हॉस्पिटल है सब डिवीज़न मेंढर का, एसडीएच मेंढर, इसने सभी सर्विसेज दी ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर। जो भी इंजर्ड हुए उनको यहाँ ही हमने ट्रीट किया, किसी पेशेंट एक को भी रेफ़र नहीं किया, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमें सफिशेंट क्वांटिटी में और अच्छे लॉजिस्टिक्स और इक्विपमेंट्स, साथ में कंज्यूमेबल्स प्रायर टू दिस इंसिडेंट्स दे दिए थे। और तकरीबन आर्मी वाले पर्सनल जो भी हमें आर्मी के ऑफिसर जब हमें फ़ोन पे बात करते थे और हमने कहा कि हम आपके साथ हैं आगे, इवन कि हम आपसे आगे जाएंगे जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, कोई मेडिसिन, कहीं इक्विपमेंट, कहीं ट्रीटमेंट, कहीं सर्जरी, कुछ भी। क्योंकि हमारे पास यहाँ पे सर्जन भी थे, पूरी टीम थी हमारी तैयार, हम अच्छे तरीके से तैयार रहे। और जो हमारा ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, इसमें आर्मी और हमारी बहुत बेहतरीन कोऑर्डिनेशन रही। और अब अगली खबर। पटना में व्यवसायी गोपाल खेमका की हत्या पर भड़के राजद प्रवक्ता शक्ति यादव बिहार दहशत के साए में जी रहा है।
राजधानी पटना के गांधी मैदान के पास व्यवसायी गोपाल खेमका की देर रात गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस सनसनीखेज वारदात ने शहरवासियों को हिलाकर रख दिया। प्रशासन और पुलिस की भारी मौजूदगी वाले इलाके में हुई इस हत्या ने राज्य की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता शक्ति यादव ने घटना पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि देर रात पटना के गांधी मैदान जैसे संवेदनशील और पुलिस निगरानी वाले इलाके में उद्योगपति गोपाल खेमका को अपराधियों ने गोलियों से भून डाला। ये खबर चौंकाने वाली है और पूरे पटना को झकझोर देने वाली है। देर रात उद्योगपति गोपाल खेमका को राजधानी में अपराधियों ने गोलियों से छलनी कर दिया। गांधी मैदान जहां चारों तरफ शासन और प्रशासन का पहरा रहता है, ये खबर पूरे पटना वासियों को हिला करके रख दिया। गुंडाराज इस तरह से व्याप्त है बिहार के अंदर में कि आम आदमी का जीना दुश्वार हो गया है। कुछ वर्ष पहले गोपाल खेमका के पुत्र की हत्या अपराधियों ने किया। गुंडाराज बांट रही है बिहार की सरकार। उसके पहले सिवान में 6 लोगों को गोलियों से दागा गया, 3 की तो घटना स्थल पर ही मौत हो गई। सिवान के नरसंहार की खबर पूरे बिहार के लोगों को जब तक लगा, देर रात अपराधियों ने गोपाल खेमका की पूरी तरह से छलनी कर दिया। नीतीश कुमार अचेत है, स्मरण शक्ति छिन गया है। बिहार पूरी तरह से सत्ता संरक्षित अपराध से कराह उठा है। चारों तरफ चीख और पुकार है। मानो अपराधियों के तांडव ने लोगों को विवश कर दिया है। चेहरे पर सिकन दिखती है। जब कोई सुबह निकलता है, शाम जब तक सकुशल नहीं लौटता, लगता मेरा परिजन सुरक्षित है कि नहीं है। ये भाव आ गया है लोगों के मन में। एनडीए की सरकार बहार, एक ऐसा बहार है, भाड़ में जाए से एनडीए सरकार, जहां आम आदमी सुरक्षित नहीं है, कोई सुरक्षित नहीं है। कितना बार ट्रांसफर करोगे? पटना के सीनियर एसपी का 3 बार किया, फिर भी अपराधियों का मनोबल इस कदर बड़ा है कि लगातार जवाब दे रहा है, मान में घुस करके प्रशासन के। अब प्रशासन चुप्पी साधे हुए है। और अब बढ़ते अगली खबर की ओर। ब्राजील में पीएम मोदी के स्वागत को उत्साहित भारतीय प्रवासी बोले, हम गर्वित हैं, ये मेरे लिए एक यादगार पल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ब्राजील यात्रा को लेकर वहां रहने वाला भारतीय समुदाय बेहद उत्साहित नजर आ रहा है। पीएम मोदी के आगमन से पहले भारतीय प्रवासियों में खासा जोश देखने को मिल रहा है। एक प्रवासी भारतीय ने उत्साहपूर्वक कहा कि हम यहाँ प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करने आए हैं। मैं बेहद उत्साहित हूँ। ये पहली बार है जब मैं पीएम मोदी से मिलने जा रहा हूँ। हमें नरेंद्र मोदी पर बहुत गर्व है और ब्राजील में उनकी उपस्थिति से हम बहुत रोमांचित हैं। तो ये इसमें ऑपरेशन सिंदूर में हम सक्सीड करने, क्योंकि ये वर्ल्ड का ऑपरेशन है, इंडिया का, नरेंद्र मोदी में सक्सीड करना है। ये तो बहुत बड़ी स्टेप में, इंडिया में बहुत बड़ी स्टेप ऑन आवर कंट्री। मोदी जी को वेलकम कर, हाँ करेंगे, बहुत वेलकम। हाँ बहुत एक्साइटेड, क्यों मेरा पहली बार है मोदी जी को मीट करने को। नरेंद्र मोदी की बात जितनी बोल दो उतनी कम है। वी आर सो प्राउड, वी आर सो एक्साइटेड अबाउट नरेंद्र मोदी कि वी आर वेरी प्राउड कि हम आज ब्राजील में रह के भी, मतलब वी आर प्राउड कि अबाउट नरेंद्र मोदी जो हमारे देश के लिए कर रहे हैं। वी आर सो प्राउड कि बाकियों से भी हमें लगता है हमारे नरेंद्र मोदी के होने के से हमारा देश बहुत बहुत ऊपर जाएगा। गोल्डन ग्लोरी हो रहा है हमारे इंडियन देश का। यस, कल सर आ भी रहे हैं तो और भी बहुत खुशी होगी, उनको देखेंगे। उनके लिए हमने सब मिलके, हमने कुछ कंपनी से, कुछ साओ पाउलो से, अलग अलग जगह से हमने उनके लिए एक डांस तैयारी की है। सो होप उनको पसंद आए उनको। वी ऑल आर वेरी एक्साइटेड। मैं और भी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ बिकॉज हमारे गुजरात के हैं मोदी जी, अहमदाबाद से हैं। सो आई एम सो वेरी एक्साइटेड। और यहाँ पे हमारे ब्राज़ीलियन फ्रेंड्स है, दे ऑल्सो नो हिम। उनको भी पता है कि मिस्टर नरेंद्र मोदी कौन है बिकॉज ऑफ ऑपरेशन सिंदूर और भी जो काम किए हैं उसकी वजह से हमारा नाम यहाँ ब्राज़ील में भी और ऊंचा हो रहा है कि उन सब जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी कौन है। ब्राज़ीलियन फ्रेंड्स भी दे आर ऑल्सो वेरी एक्साइटेड। मैं प्रधानमंत्री जी को यही मैसेज देना चाहती हूँ कि उन्होंने एक इंटरव्यू में बोला था कि आवर बेस्ट इज येट टू कम
एंड हम लोग आज भी वही आशा में है कि आ बेस्ट इज़ येट टू कम। तो हम लोगों ने पीएमजी के स्वागत में एक डांस परफॉर्मेंस किया है और सेमी क्लासिकल है और इट इज़ ऑपरेशन सिंदूर के थीम पे बेस्ड है और सब आर्मी के लोग और स्पेशली फीमेल्स के लिए फीमेल जिन्होंने भी जिन पे अत्याचार हुए थे उनके लिए इट्स अ डेडिकेशन फ्रॉम आवर सेल्फ। हम उनको समर्पित करते हैं ये सॉन्ग और ये परफॉर्मेंस। इस पेंटिंग को प्रॉप की तरह यूज़ करने वाले हैं क्योंकि हमारा जो डांस फॉर्म है जो हमने डांस कर रहे हैं वो सेमी क्लासिकल है और ये हम लोग डेडिकेट करना चाहते हैं ऑपरेशन सिंदूर को क्योंकि इसमें और ये हम लोग लेडीज़ लोग कर रहे हैं तो आई वांटेड दिस टू डेडिकेट टू मोदी जी एंड व्योमिका मैम एंड सोफिया मैम। सो इसलिए हम ये ऑपरेशन सिंदूर के लिए हम लोग स्पेशली डेडिकेशन है। भारत एक बहुत ही ग्रोइंग इकोनॉमी है एंड इसके पीछे मोदी जी का बहुत बड़ा हाथ है। जिस तरह वो प्लान कर रहे हैं सब कुछ काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग कंट्री हमारा हो चुका है और वी आर वेरी वेरी प्राउड। हम लोग ब्राज़ील में रह के भी जब हमसे कोई पूछता है कि यू आर फ्रॉम इंडिया एंड हम जब बोलते हैं हम इंडियंस हैं तो वो बोलते हैं वो जो कल्चर होल्ड करता है इंडिया, जो इतना स्ट्रेंथ है, जो इकोनॉमी जितनी स्ट्रांग है, जितना पोटेंशियल रखता है इंडिया, वो सिर्फ मोदी जी की वजह से है। इसलिए वी आर लाइक वेरी वेरी प्राउड टू से एंड बी आउटसाइड इंडिया ऑल्सो एंड बिलीव दैट इंडिया इज़ अ ग्रेट कंट्री। वी आर वेरी वेरी हैप्पी। और अब बढ़ते अगली खबर की तरफ। बहुड़ा यात्रा पर उमड़ा श्रद्धा का सैलाब। श्रद्धालु बोले भगवान जगन्नाथ साल में एक बार मौसी के घर आते हैं और सभी को आशीर्वाद देते हैं। ओडिशा के पुरी में आयोजित भगवान जगन्नाथ की बहुड़ा यात्रा के पावन अवसर पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। रथ यात्रा के बाद की वापसी यात्रा होती है जब भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा गुंडीचा मंदिर से श्री मंदिर की ओर लौटते हैं। एक श्रद्धालु ने भावना प्रकट करते हुए कहा कि हम भी दर्शन के लिए यहाँ आए हैं। साल में एक बार भगवान जगन्नाथ अपनी मौसी के घर जाते हैं और लौटते समय सभी भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। तो हम लोग भी यहाँ पे आए हैं दर्शन करने के लिए। तो साल में एक बार जगन्नाथ प्रभु अपने मासी के बारे में आते हैं और भक्तों के लिए कृपा देते हैं। तो आज फिर मंदिर चला जाएगा तो सबके मन में एक दुख है, एक साल फिर इंतजार करना पड़ेगा हम लोगों को। और कहता है कि जगन्नाथ जी आता है ना तो मथुरा से वृंदावन आता है, तो यहाँ पे जो भगवान है जगन्नाथ या वृंदावन है। बोलते जे मथुरा वृंदावन से ज्यादा गुरुत्वपूर्ण है क्योंकि भगवान का दिल जो है यहाँ पे रहता है सब समय। आता है यहाँ रथ में, ये उल्टा रथ में ये पहला बार आया तो हम लोग का बहुत अच्छा लगता है कि ये गुंडीचा मंदिर में जगन्नाथ का दर्शन करने के लिए 10,000 गुण फल है। तो सब लोग आया है दर्शन करने के लिए। अभी मालूम नहीं कि दर्शन होगा जगन्नाथ को, तो शाम को मिलेगा दर्शन जरूर। अभी गुंडीचा मंदिर हम लोग दर्शन करेगा और दर्शन करके हम लोग सबको यही बताएगा कि ये गुंडीचा मंदिर में जगन्नाथ आया है, ये तो वृंदावन है। मथुरा से जगन्नाथ जी आया है यहाँ सब आदमी को दर्शन देने के लिए। तो दर्शन तो होगा ही और इसका साथ फल भी मिलेगा, 10,000 गुण फल मिलेगा। आज जगन्नाथ को दर्शन यहाँ पर कर लीजिएगा तो और पुनर्जन्म नहीं होता। क्या कहेगा, ये भगवान जगन्नाथ इतना कृपालु हो ये सबको दर्शन देने के लिए खुद रास्ता में राजपथ में उतर जाता है रत्न सिंहासन छोड़ के। तो भगवान कलियुग में बोला हमको जो एक बार दर्शन करेगा उसका मुक्ति मिल जाएगा, वो मेरा धाम आ जाएगा। इसलिए भगवान खुद रास्ता में उतर जाता है रत्न सिंहासन छोड़ के। तो हम लोग यही बोलेगा सब भक्तबिंदु को कि सब आके कम से कम भगवान को दर्शन करो और भगवान का जगन्नाथ रथों का रस्सी पकड़ के अपना जीवन धन्य करो। और अब देखते हैं अगली खबर। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा की बहुड़ा यात्रा की तैयारी। पुरी में गुंडीचा मंदिर से जगन्नाथ मंदिर लौटने का कार्यक्रम शुरू हो चुका है। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा की बहुड़ा यात्रा के लिए तैयारियां जोरों शोरों पर है। ये यात्रा गुंडीचा मंदिर से पुनः जगन्नाथ मंदिर की ओर प्रारंभ होगी, जो रथ यात्रा का समापन प्रतीक है। स्थानीय प्रशासन और मंदिर समिति ने श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए व्यापक प्रबंध किए हैं। यात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था और स्वच्छता को विशेष ध्यान दिया जा रहा है ताकि श्रद्धालु सहज रूप से इस पावन अवसर का आनंद ले सके।
आइए देखते हैं अगली खबर। पहलगाम काफिले के अंतिम वाहन का नियंत्रण खोने से 4 वाहन क्षतिग्रस्त, 37 यात्रियों को हल्की चोटें। पहलगाम जाने वाले तीर्थयात्रियों के काफिले के अंतिम वाहन का नियंत्रण खो जाने से चंद्रकोट लंगर साइट पर खड़े अन्य 4 वाहनों से टकरा गए। इस दुर्घटना में 37 यात्रियों को हल्की चोटें आई है। डिप्टी कमिश्नर यानी कि DEO रामबान ने बताया कि घायल यात्रियों को तुरंत जिला अस्पताल रामबान में भर्ती कराया गया है और उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। उन्होंने कहा कि दुर्घटना के कारणों की जांच आदेश दिए गए हैं।
कर रही है ब्रेक का मतलब नहीं है, थोड़ी चुप रहे। रोड का शीशा पड़ा है हाँ ये बोलो इधर हेलो मतलब कर रही है ब्रेक का मतलब नहीं है, थोड़ी चुप रहे। रोड का शीशा पड़ा है हाँ ये बोलो इधर हेलो मतलब कर रही है ब्रेक का मतलब नहीं है, थोड़ी चुप रहे। रोड का शीशा पड़ा है हाँ ये बोलो इधर हेलो मतलब
और अब देखते हैं अगली खबर। दिल्ली मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने राजौरी गार्डन विधानसभा क्षेत्र में नई सड़क का किया उद्घाटन। दिल्ली के राजौरी गार्डन विधानसभा क्षेत्र में नई निर्मित सड़क का उद्घाटन दिल्ली मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने किया। इस अवसर पर स्थानीय निवासियों और क्षेत्रीय अधिकारियों की उपस्थिति रही। मंत्री सिरसा ने कहा कि ये सड़क क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी और स्थानीय लोगों को बेहतर आवागमन की सुविधा प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार सतत विकास के लिए काम कर रही है ताकि नागरिकों को आधुनिक और सुरक्षित सड़कें मिल सके। एकदम काला पानी है, एकदम काला। राकेश जी, हाँ जी, फंक्शन स्वीट वाला क्या? हाँ जी, ले 10 रुपये बांट दो सबको। फोन पीछे कर लो यार। हेलो भैया, नहीं अभी सीवर लाइन गली साढ़े कॉन्ट्रैक्टर ने सरकारी है उसके बाद पाइपलाइन जगह जगह तो फैल कर पानी कर रहे हैं, पानी वाली कर रहे हैं। और उसके बाद जगह जगह रस्त लगा हुआ है, पाइप गलियां हुई वाली। हाँ जी, आज भेज रहे हैं दोवें तो आज चेक कर मैंने चेक करा। कराया 3 जगह से और ये जो दोबारा रिकन्फर्म कर देना, सीवरेज अपनी जगह पानी ठीक होनी चाहिए तो हम नहीं पा रहे। वाइट कर लेते हैं ना, आगे कहाँ तक चलते जाएंगे। एक सेकंड में लगा दो पहले, सिंगल कर लो है ना। एक मिनट आईडी पकड़ेगा बाबू। जो आते हैं असं लोग पुराने तो नहीं देखते, कुछ किलोमीटर सामने खड़ा पर जी 5 साल की बीमारियां दे गया है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, मनजिंदर सिंह सिरसा जिंदाबाद, मनजिंदर सिंह सिरसा जिंदाबाद।
एकदम काला पानी, एकदम काला। राकेश जी, हाँ जी, हाँ जी। 500 स्वीट वाला क्या? हाँ जी, ले 10 रुपये बांट दो सबको। भाई फोन पीछे कर लो यार। हेलो भैया। नहीं अभी भैया सीवर लाइना गली देते साढ़े कॉन्ट्रैक्टर ने कोई सरकारी है उसके बाद पाइपलाइन जगह जगह तो फैल कर पानी सीवरेज पानी कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, पानी वाली कर रहे हैं। और उसके बाद जगह जगह रस्त लगा हुआ पाइप गलियां हुई लोग पीने वाली। हाँ जी, आज भेज रहे हैं, दोवें तो आज ही चेक कर मैंने चेक करा। पानी की कराया 3 जगह से लाइन खराब है। भाई को और ये जो दोबारा रिकन्फर्म कर देना सीवरेज अपनी जगह पानी ठीक होनी चाहिए कर देना। तुम नवी लाइन पा एक वाइट कर लेते हैं ना। आगे कहाँ तक चलते जाएंगे। एक सेकंड में लगा दूँ पहले। सिंगल कर लो अपना, है ना। एक मिनट आईडी पकड़ेगा बाबू। अच्छा जो आते हैं असं लोग पुराने लोग नहीं देखते कुछ मेरे सामने खड़ा पर जी ये 5 साल की बीमारियां दे गया है। सेवा में भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा जिंदाबाद। सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा जिंदाबाद। एकदम काला पानी, एकदम काला। राकेश जी, हाँ जी, हाँ जी। 500 स्वीट वाला क्या? हाँ जी, ले 10 रुपये बांट दो सबको। भाई फोन पीछे कर लो यार। हेलो भैया। नहीं अभी भैया सीवर लाइना गली देते साढ़े कॉन्ट्रैक्टर ने कोई सरकारी है उसके बाद पाइपलाइन जगह जगह तो फैल कर पानी सीवरेज पानी कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, पानी वाली कर रहे हैं। और उसके बाद जगह जगह रस्त लगा हुआ पाइप गलियां हुई लोग पीने वाली। हाँ जी, आज भेज रहे हैं, दोवें तो आज ही चेक कर मैंने चेक करा। पानी की कराया 3 जगह से लाइन खराब है।
फिर दोबारा रिफॉर्म कर देना, सीवरेज जो भी पानी है ठीक होनी चाहिए, कर देना। तुम नवी लाइन पा रहे वाइट कर लेते हैं पहले थे ना, आगे कहाँ तक चलते जाएंगे, एक सेकंड में लगा दो पहले, सिंगल सिंगल कर लो अपना, है ना। एक मिनट आईडी पकड़ेगा वो, अच्छा जो आते हैं असं लोग पुराने लोग नहीं देखते, कुछ मेरे सामने खड़ा पर जी ये 5 साल की बीमारियां दे गया है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कैलाश मानसरोवर यात्रा के पहले जत्थे का किया स्वागत। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कैलाश मानसरोवर यात्रा के पहले जत्थे का टूरिस्ट गेस्ट हाउस पर भव्य स्वागत किया। उन्होंने यात्रियों को शुभकामनाएं दी और कहा कि ये यात्रा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि हम सभी श्रद्धालुओं के सफल और सुरक्षित यात्रा के लिए प्रार्थना करते हैं और हमारी सरकार हर संभव सुविधा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि यात्रा सुगम और यादगार बनी रहे। नहीं फोटो नहीं आ पाएगा, अगर आपका फोटो नहीं आएगा आपसे जाऊंगा। इस यात्रा के लिए पृथ्वी की थोड़ा और यहाँ पर सभी शहरों के द्वारा 13 महिला यात्री इस दल में शामिल हैं, जबकि 32 पुरुष यात्री। यात्रा दल को लीड कर रहे हैं आईजी श्री संजय विद्याल जी, प्रेजेंट अवॉर्डी ताम्रपत्र रेसिपिएंट। और अब एक सामूहिक फोटोग्राफ के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं समस्त यात्री। आगे सट जाना, आगे सट जाओ, आगे सट जाओ, आगे सट जाओ भैया, आप हट जाओ आगे से। इधर पीछे से करना, सब लोग हट जाए पीछे से, बाकी आप सब लोग हट जाइए, पीछे से करना, बैकग्राउंड नहीं आएगा। नहीं उतना भी नहीं आ पाएगा, नहीं अब जब पीछे से करना है, ठीक है पीछे से करना जरा, पीछे से, बाकी सभी लोग हट जाए, सब लोग हट जाए, बड़ा है नहीं हो पाएगा। आगे आ सकते हैं, जल्दी आइए, आगे आ जाओ, आप लोग अभी कह रहा हूँ सब लोग पीछे चलो। हर 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 बोलो कैलाशपति महादेव की जय। नहीं फोटो नहीं आ पाएगा, अगर आपका फोटो नहीं आएगा आपसे जाऊंगा। इस यात्रा के लिए पृथ्वी की थोड़ा और यहाँ पर सभी शहरों के द्वारा 13 महिला यात्री इस दल में शामिल हैं, जबकि 32 पुरुष यात्री। यात्रा दल को लीड कर रहे हैं आईजी श्री संजय विद्याल जी,
President awarding ताम्रपत्र रेसिपिएंट और अब एक सामूहिक फोटोग्राफ के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं समस्त यात्री। आगे सट जाना, आगे सट जाओ, आगे सट जाओ, आगे सट जाओ। भैया आप हट जाओ आगे से। इधर पीछे से करना, सब लोग हट जाए पीछे से, बाकी सब लोग हट जाइए, पीछे से करना, बैकग्राउंड नहीं आएगा। नहीं उतना भी नहीं आ पाएगा, नहीं अब जब पीछे से करना है, ठीक है पीछे से करना, जरा पीछे से, बाकी सभी लोग हट जाए, सब लोग हट जाए, बड़ा है नहीं हो पाएगा। आगे आ सकते हैं, जल्दी आइए, आगे आ जाए, आप लोग तभी कह रहा हूँ सब लोग पीछे चलो। हर 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 कैलाशपति महादेव की जय। और अब अगली खबर। प्रधानमंत्री मोदी का त्रिनिदाद और टोबैगो के साथ भारत की साझेदारी पर जोर। हमारे पूर्वजों ने संघर्ष किया, त्याग किया और बेहतर भविष्य का सपना देखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारे पूर्वजों ने संघर्ष किया, त्याग दिया और आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर जीवन का सपना देखा। भारत और त्रिनिदाद और टोबैगो दोनों ने भविष्य की ओर यात्रा में लंबा सफर तय किया है। हमने अपनी जनता से कई वादे किए हैं, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है, व्यक्तिगत रूप से और मिलकर। Our forefathers struggled, sacrificed, and had dreams of better lives for future generations. Both India and Trinidad Tobago have come a long way on the journey to the future we have promised our people. But we still have a lot to do by ourselves and together. All of you, as members of the Parliament, have a vital role in shaping that future. From Ayodhya to Arima, from the Ghats of Ganga to the Gulf of Paria, may our bonds grow ever deeper and our dreams ever higher. With these thoughts, I thank you once again for this honor. As you say here, with grace and pride, respect due. Thank you. Thank you very much. Thank you. Friends, our two countries may differ in size and geography, but we are deeply aligned in our values. We are proud democracies. We believe in dialogue, sovereignty, multilateralism, and human dignity. In these times of conflicts, we must remain true to those values. Terrorism is the enemy of humanity. This very Red House has itself witnessed the wounds of terror and the loss of innocent blood. We must stand united to deny terrorism
any shelter or space. We thank the people and the government of this country for standing with us in our fight against terrorism. In times of disaster, we have responded swiftly with aid, relief, and solidarity. Our development partnerships are demand-driven, respectful, and without conditions. Distinguished members, it is time for us to work together to give the Global South its rightful seat at the right table. To ensure climate justice so that the burden does not fall on those who have contributed the least to the climate crisis. We consider Trinidad and Tobago an important partner in this endeavor. आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी और जगतगुरु श्री राम भद्राचार्य महाराज ने श्री रामचरितमानस मंदिर के भूमि पूजन में भाग लिया। शुक्रवार को एक भव्य समारोह में ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी और प्रमुख धार्मिक हस्ती जगतगुरु श्री राम भद्राचार्य महाराज ने श्री रामचरितमानस मंदिर के भूमि पूजन में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। भूमि पूजन के दौरान दोनों ने मंदिर निर्माण के लिए शुभकामनाएं दी और इसे क्षेत्र की धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर के रूप में विकसित करने का महत्व बताया। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने कहा कि ये मंदिर आध्यात्मिक उन्नति के साथ साथ पर्यटन को भी बढ़ावा देगा। जगतगुरु राम भद्राचार्य महाराज की चलो चलो जाके चलो हमारे बीच में जगतगुरु राम भद्राचार्य जी जय श्री राम जय जगन्नाथ। गुरुवर के अनुमति से मैं मंच पर स्वागत करती हूँ हमारी विशिष्ट अतिथियों का। सबसे पहले मैं सादर आमंत्रित करती हूँ आचार्य श्री रामचंद्र दास जी महाराज, उत्तराधिकारी तुलसी पीठ चित्रकूट धाम के, वो मंच पर पधारे हैं। मैं सादर आमंत्रण देती हूँ माननीय मुख्यमंत्री श्रीयुक्त मोहन चरण मांझी उड़ीसा, वो मंच पर पधार चुके हैं। डॉक्टर संबित पात्रा, मान्यवर सांसद पुरी, श्रीयुक्त असित पटनायक। मैं अनुरोध करती हूँ श्रीयुक्त विजय टिब्रेवाल जी, एक समर्पित और कर्मठ सदस्य आयोजन समिति, 2025 को श्री जगन्नाथ जी की दिव्य भूमि उड़ीसा में श्री राम भद्राचार्य जी महाराज की दिव्य उपस्थिति एवं उनके कर्म। और अब अगली खबर। थाने में मराठी न बोलने पर दुकान मालिक से मारपीट पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का बड़ा बयान।
विभाजन की राजनीति से बचना होगा। थाने में एक दुकान मालिक के साथ कथित रूप से मराठी भाषा न बोलने के कारण हुई मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने इस घटना की निंदा की। चिराग पासवान ने कहा कि मुझे समझ नहीं आता कि हम भारतीयों के बीच कितने विभाजन बनाएंगे, कभी क्षेत्र के नाम पर, कभी भाषा, धर्म या जाति के नाम पर। मैं इस बात का समर्थन करता हूं कि आपकी मातृभाषा आपकी शान हो, लेकिन इतना भी संवेदनशील होना चाहिए कि अगर कोई बाहर से आए और उसे भाषा समझ नहीं आए तो हम असहिष्णु होकर हिंसा की ओर न जाए। मेरी समझ के परे है कि कितने तरीके के विभाजन भारतीयों में किए जाएंगे, कभी क्षेत्र के नाम पर, कभी भाषा के नाम पर, जाति और धर्म के नाम पर तो होता ही रहता है। जब तक हम सब भारतीयता की भावना अपने अंदर नहीं लेकर आएंगे, इस तरीके के बांटने वाली सोच ने सिर्फ और सिर्फ हम लोगों का नुकसान किया है। मैं बिल्कुल इस बात का समर्थन करता हूं कि आपकी मातृभाषा आपका गर्व होना चाहिए, आपका गौरव, आपका स्वाभिमान, आपका अभिमान होना चाहिए। मैं पूरी तरीके से इस बात का समर्थन करता हूँ, पर इतनी संवेदना हम लोग को रखने की जरूरत है कि अगर कोई बाहर से आया व्यक्ति अगर नहीं उस भाषा को जान पाए, इसका मतलब कतई ये नहीं है कि हम इतने इनटॉलरेंट हो जाएं और इस तरीके से हम उनके साथ हाथापाई मारपीट करने लगे। भाषा को लेकर जिस तरीके से कुछ राज्यों के कुछ दलों ने इस विवाद को बढ़ाने का कार्य किया, मैं कतई में इसका समर्थक नहीं हूं। मैं मानता हूं भारत की हर भाषा भारत की खूबसूरती है, भारत की पहचान है और ये हमारे देश की खूबसूरती है। आप भारत के लेंथ एंड ब्रेथ को अगर आप देखें, नॉर्थ से लेके साउथ तक, ईस्ट से लेके वेस्ट तक, अलग अलग भाषाएं, अलग अलग संस्कृति, यूनिटी इन डाइवर्सिटी हम लोग की पहचान रही है। बट इस यूनिटी को तोड़ने वाली मंशा रखने वाले कुछ राजनीतिक दल और कुछ राजनेता ऐसे हैं जो अपनी महत्वाकांक्षाओं को साधने की सोच के लिए हम लोगों में इस तरीके की बंटवारे की राजनीति करने का प्रयास करते हैं। मैं इसकी निंदा करता हूं। मैं इसका समर्थन नहीं करता। मैं आपकी भाषा का मैं पूरी तरीके से सम्मान करता हूं, पर साथ ही में मैं भारत की हर भाषा का सम्मान करता हूं और हर भारतीय को ये स्वतंत्रता है कि वो भारत के किसी भी प्रदेश में किसी भी भाषा में संवाद कर सके। और इस दोस्ती को भाषाओं के बीच की मैं तो भाषाओं को एक दूसरे की सहेलियां मानता हूं। मुझे लगता है इन सहेलियों के बीच ये जो रिश्ता है ये और मजबूत होना चाहिए, ना कि इसमें दरारें आनी चाहिए। आइए देखते हैं अगली खबर। आरएलपी अध्यक्ष हनुमान बेनीवाल के घर बिजली कटौती पर राजस्थान ऊर्जा मंत्री हीरालाल नगर का जवाब। राजस्थान के ऊर्जा मंत्री हीरालाल नगर ने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी अध्यक्ष हनुमान बेनीवाल के आवास की बिजली कटौती के मामले पर स्पष्ट बयान दिया है। मंत्री ने कहा कि जब भी किसी का बिजली बिल तय सीमा से अधिक होता है तो बिजली कटौती करना सामान्य प्रक्रिया है। हीरालाल नगर ने कहा कि हमारी जिम्मेदारी है कि बिजली का बिल समय पर अदा किया जाए। जनप्रतिनिधि को तो और भी अधिक जिम्मेदार होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति समय पर बिल भर रहा है और कोई चोरी कर रहा है तो इससे व्यवस्था नहीं चलेगी। देखिए, ये कोई विषय नहीं है कि किसके बिजली का बिल काटा गया। सामान्य प्रक्रिया है हमारे यहाँ। जब भी किसी का बिल ज्यादा हो जाता है, एक सामान्य प्रक्रिया है। अब ये तो संभव है नहीं कि कोई वीआईपी है या कोई सांसद है या कोई विधायक है तो उसके बिजली का बिल अगर बकाया होने के बाद भी नहीं कटेगा। निश्चित रूप से सब समान है और ये बिजली जिसका हम उपभोग कर रहे हैं, ये हमारी जिम्मेदारी है कि बिजली का बिल हमें समय पर भुगतान करें। और कम से कम जनप्रतिनिधियों की और ज्यादा जिम्मेदारी बन जाती है कि जो जनप्रतिनिधि बन करके और जनता का विश्वास जीतते हैं, जनता उनके आचरण का अनुसरण करती है। इसलिए जनप्रतिनिधियों को चाहिए कि वो ऐसा आचरण करे कि जनता उनकी अच्छे आचरणों की अनुसरण करे और इस तरह की बुरी आदतें किसी जनप्रतिनिधि में है तो उसको निश्चित रूप से इन चीजों पर लगाम लगनी चाहिए। हमारी सरकार निरंतर मैं कोई नागौर में कनेक्शन कटा ऐसा नहीं। मैं अभी पूरे जिलों में होकर के आया हूँ। मैंने हर जगह कहा है कि जहां जहां भी बकाया बिल हो, चाहे वो अवैध रूप से बिजली ले रहे हो, उन सब पर लगाम लगनी चाहिए। क्योंकि हमारे प्रदेश का वो व्यक्ति जो ईमानदारी से बिल दे रहा है और एक व्यक्ति वो है
जो लगातार निरंतर चोरी करके बिजली का उपभोग कर रहा है, तो एक इस तरह की व्यवस्था चलने वाली नहीं है। और उसके मन में भी आता है कि मैं कितना ईमानदारी से इतना बिल का भुगतान कर रहा हूँ और व्यक्ति लेकिन लगातार चोरी करने के बाद में भी उपभोग कर रहा है। इस तरह की व्यवस्थाएं विभाग में चलने वाली नहीं है और हमारी सरकार इनको बिल्कुल लगाम लगाएगी और ऊर्जा विभाग इस पर निरंतर प्रयास करके और इनको हम बंद करने के लिए निरंतर अधिकारियों को निर्देश देंगे। नहीं, किसी को अगर कोई लगता है कहीं कोई चोरी कर रहा हो किसी भी पार्टी से संबंधित, तो उसको सूची मेरे को देंगे, निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होगी। कोई भी भेदभाव नहीं होगा। ये कहना गलत है कि यहाँ हम कोई किसी की चोरी कोई उसकी लिस्ट देख करके करते हैं, कि ऐसा संभव नहीं है। और अब अगली खबर। बिहार में विशेष गहन मतदाता सूची पुनरीक्षण पर कांग्रेस नेता सचिन पायलट का सवाल। चुनाव आयोग की जल्दी से संदिग्ध पारदर्शिता जरूरी। बिहार में चल रहे विशेष गहन मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग द्वारा इतनी जल्दबाजी में यह कदम उठाना कई तरह के संदेह पैदा करता है। सचिन पायलट ने बताया कि विपक्ष के कई दलों की एक टीम चुनाव आयोग से मिली और सवाल किए, लेकिन संतोषजनक जवाब नहीं मिले। यदि एक भी व्यक्ति को उसके वोट का अधिकार से वंचित किया गया तो ये संविधान की भावना के खिलाफ होगा। वोटर लिस्ट को लेकर काफी विवाद हो रहा है। ये जो पूरा जिस जल्दबाजी में निर्वाचन आयोग ने कदम उठाया है, इससे बड़ा संदेह पैदा होता है और एक विपक्ष की पार्टियों का दल उनसे मिला, सवाल पूछे, लेकिन कोई संतोषजनक जवाब मिला नहीं। अब इतना जब कम समय रह गया है, ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी थी कि इतना लंबा चौड़ा कार्यक्रम हाथ में लेने का। और इस ज़माने में और 2003 के बाद शायद हर व्यक्ति को अपने माँ बाप के प्रमाण का पत्र लाना, यह अनिवार्यता जो दिखाई गई है, इससे बहुत सारे लोगों का जो वर्तमान में लिस्ट में है नाम कट सकता है। और लोकतंत्र की ये खूबी है कि हर एक व्यक्ति के एक एक वोट की कीमत होती है। एक भी व्यक्ति अगर वोट से वंचित रहता है तो वो उस भावना के खिलाफ है जो संविधान में लोकतंत्र के माध्यम से हमको दी गई है। इसलिए निर्वाचन आयोग ने जो किया है, इसकी क्या ज़रूरत पड़ी और क्यों करना पड़ा। और बात ये नहीं है कि ये कानून के दायरे में है कि नहीं, बात यह है कि इतने कम समय में संभव है कि 2 महीने में आप 8 करोड़ लोगों की पहचान पत्र लाकर उनका दोबारा नाम डाल सकते हैं। तो कांग्रेस सहित तमाम दलों ने इस पर अपनी बात को रखा है और मुझे लगता है कि अगर इसमें लोगों को ये आशंका होती है कि उनका नाम कट जाएगा, तो मुझे लगता है इसमें निर्वाचन आयोग को जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात, एक ऐसी प्रणाली आए जो पारदर्शी हो। अगर किसी का नाम कट रहा है, उसको पता पड़े कि भाई मेरा नाम कट रहा है, मुझे क्या सुधार करके अपना नाम वापस डलवाना है। इस पूरी प्रक्रिया को जटिल ना बनाते हुए पारदर्शी तरीके से निर्वाचन आयोग को काम करना है। निर्वाचन आयोग का काम क्या है कि सब लोग अपने मन से, खुले मन से, निष्पक्ष होकर अपना मतदान कर सकें। अब आप उनके मन में भय पैदा कर दो कि हमारा वोट कटेगा और फिर ये कन्फ्यूजन पैदा हो जाए, ये सही नहीं है। तो बिहार और बिहारी को चुना भाई, जब चुनाव वहाँ पे 6 महीने 5 महीने बाद चुनाव है, तो किसी और राज्य में शुरुआत को कर सकते थे, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी मंशा पर संदेह उठ रहा है। और क्योंकि वो एक ऐसी संस्था है जो संवैधानिक संस्था है, तो उनको अपना पक्ष रखना चाहिए ताकि लोगों के मन में 1% भी कोई संकोच या संदेह पैदा ना हो कि हमारा नाम कटेगा या हमको प्रक्रिया से दूर रखा जाएगा। इस प्रकार का माहौल ना बने, ये जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग की है। ऐसा भर्ती के पेपर लीक को लेकर काफी बवाल हो रहा है। हनुमान बेनीवाल के आवाज उठाने को भी बात। इस सरकार की अब क्या बखत रह गई है? मंत्री क्या बोल रहे हैं, दर्जनों साहब विधायक क्या बोल रहे हैं, क्या आश्वासन अध्यक्ष जी ने क्या दिया था, फिर कोर्ट में क्या उन्होंने सरकार ने पक्ष रखा, उसका परिणाम आपने देख लिया। तो सरकार ने 1.5 साल तक लगातार इसको खींचते हुए रखा, कोई निर्णय लिया नहीं और आपस में भी तालमेल सरकार नहीं बना पाई। उसका परिणाम ये हुआ कि जो बहुत से लोग चाहते थे वो पूरा नहीं कर पाए। और उन लोगों का क्या हुआ जिन्होंने दावे किए थे कि हम इसको करवा के रहेंगे। तो सरकार को निर्णय लेना बहुत पहले चाहिए था और तथ्यों के आधार पर कार्रवाई करनी चाहिए थी। अगर कोई किसी व्यक्ति को लगता था कि उनके साथ बेइंसाफी हुई है और प्रमाण अगर होते और प्रमाण अगर हैं, सरकार कार्रवाई करती। तो कोर्ट का निर्णय आ गया है। लेकिन सर, जिस तरीके से हनुमान बेनीवाल के साथ हुआ, जो बिजली का कनेक्शन काट दिया गया, सरकारी आवास खाली करने के लिए भी कहा गया है, किस तरीके देखते हैं इस पॉलिटिक्स को? देश में और प्रदेश में ये बात सच है कि भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा जब सत्ता में आते हैं तो नियम कायदों को ताक पे रखकर मनमानी तरीके से विपक्ष की आवाज़ को दबाने का काम करते हैं। और विपक्ष में जो प्रमुख दल कांग्रेस है, तमाम नेताओं को हमेशा
टारगेट किया है। अभी 2 दिन पहले दोबारा सोनिया गांधी जी को, राहुल गांधी जी का नाम खींचा गया उस केस के अंदर। उस केस में कुछ है ही नहीं, जानबूझ के उसको पब्लिक में छवि खराब करने के लिए कभी ईडी का, कभी सीबीआई का, कभी इनकम टैक्स का उपयोग बीजेपी करती है। और जो उनको छोड़ के अब भाजपा में के साथ आ जाता है वो बिल्कुल फिर पाक साफ हो जाता है। तो एजेंसी जब तक है तब तक आप विरोध में हैं। आप वैचारिक विरोध करोगे तो आपको तंग करेंगे, पुलिस भी आएगी, छापे डलेंगे, रेड भी डलेगी। आप उनके पक्ष में आ जाओगे तो सब साफ हो जाता है, सब मामला इधर उधर हो जाता है। तो ये प्रक्रिया, ये कार्रवाई भाजपा करती है, ये दिल्ली भी करती है, जयपुर भी करती है। और अभी फिलहाल के लिए बस इतना ही। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद लौटेंगे और देखेंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। तब तक के लिए आप जुड़े रहे मेरी सहयोगी शुभा के साथ और देखते रहिए MNS न्यूज़ TV। नमस्कार। Hi, this is Abhijit Sawant and you are watching MNS News. आप देख रहे हैं MNS न्यूज़, सच जरूर।